हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2015 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको प्रश्न की प्रकृति को समझिए। प्रश्न कैसे कैसे हमें पूछ रहा है उत्तर देने के लिए। जब तक आप प्रश्न सावधानीपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इथिक्स के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रश्न को पढ़ना सीख गए तो आंसर आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब भूमिका पर चलते हैं। पर्यावरण नैतिकता अध्ययन का एक क्षेत्र है जो पर्यावरण के साथ मानव संबंधों के नैतिक और मूल्यप्रक आयामों का पता लगाता है। इसमें मनुष्यों और प्रकृति के बीच संबंधों की जांच करना, इस बात पर विचार करना शामिल है कि मानव क्रियाएं प्राकृतिक दुनिया को कैसे प्रभावित करती हैं और यह प्रतिबिंबित करती हैं कि हम भविष्य की पीढ़ियों और गैर मानव प्रजातियों के प्रति क्या ऋणी हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कारण देखते हैं। सबसे पहले यह हमें प्राकृतिक दुनिया के मूल्य और आंतरिक मूल्य को पहचानने में मदद करता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम प्रकृति के उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर केवल दोहन किए जाने वाले संसाधन के रूप में न देखें और इसके बजाय इसे हमारे सम्मान और विचार के योग्य चीज़ के रूप में देखें। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण के प्रति हमारे कार्यों के नैतिक निहितार्थ को समझने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मुद्दों के नैतिक आयामों पर विचार करके हम सतत और जिम्मेदार दोनों तरीकों से कार्य करने के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अब हम पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा जिसे पर्यावरणीय नैतिकता के चश्मे से देखा जा सकता है वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि, अधिक लगातार और गंभीर प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता की हानि सहित कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरणीय नैतिकता के नज़रिए से जलवायु परिवर्तन को एक नैतिक मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह न केवल प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करता है बल्कि लोगों विशेषकर कमज़ोर समुदायों के जीवन और कल्याण को भी प्रभावित करता है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के साथ साथ गैर मानव प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रति हमारे दायित्वों पर भी सवाल उठाता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। क्योंकि हमें 150 शब्दों में लिखे, पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप अपने अनुसार इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करने का, क्योंकि मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूँ। अब पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें प्राकृतिक दुनिया के मूल्य को पहचानने, पर्यावरण के प्रति हमारे कार्यों के नैतिक निहितार्थ को समझने और जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों को उचित और न्यायसंगत तरीके से
संबोधित करने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के नैतिक आयामों पर विचार करके हम सभी के लिए अधिक सतत और जिम्मेदार भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के बीच विभेदन कीजिए। पहला पॉइंट है विधि और नैतिकता, दूसरा है नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन, तीसरा पॉइंट है भेदभाव और अधिमानी बर्ताव, चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता। चलिए, पहला है विधि और नैतिकता। कानून किसी सरकार या प्राधिकरण द्वारा लागू नियमों और विनियमों के सेट को संदर्भित करता है, जबकि नैतिकता नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों के एक सेट को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को निर्देशित करती है। कानून और नैतिकता एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। कानून अनिवार्य है और सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं, साथ ही कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर नैतिकता स्वैच्छिक है और सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती है, बल्कि किसी व्यक्ति के नैतिक मार्गदर्शन द्वारा लागू की जाती है। दूसरा पॉइंट है नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन। नैतिक प्रबंधन व्यावसायिक निर्णय लेने और संचालन में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को शामिल करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। इसका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि कंपनी नैतिक और सत्यनिष्ठा के साथ काम करे। दूसरी ओर नैतिकता का प्रबंधन किसी संगठन के भीतर नैतिक नीतियों और प्रथाओं को बनाने, लागू करने और बनाए रखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, भेदभाव और अधिमान्य व्यवहार। भेदभाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के साथ जाति, लिंग, धर्म, उम्र आदि जैसी विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार करना है। दूसरी ओर अधिमान्य व्यवहार विशेषाधिकार प्रदान करना है या किसी व्यक्ति या समूह को उनकी विशेषताओं के आधार पर अवसर। भेदभाव अक्सर गैर कानूनी होता है, जबकि सकारात्मक कार्रवाई नीतियों जैसी कुछ परिस्थितियों में अधिमान्य उपचार का उपयोग किया जा सकता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत और नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता किसी व्यक्ति की नैतिक मान्यताओं और मूल्यों को संदर्भित करती है जो उनके व्यक्तिगत व्यवहार और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है। दूसरी ओर व्यावसायिक नैतिकता वह सिद्धांत और मूल्य हैं जो पेशेवर सेटिंग में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता से भिन्न हो सकती है, क्योंकि पेशेवरों को आचरण के उच्च मानकों पर रखा जाता है और उन्हें अपने पेशे के भीतर नैतिकता के विशिष्ट कोड का पालन करना चाहिए। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। नैतिक विचारकों दार्शनिकों के 2 अवतरण दिए गए हैं। प्रकाश डालिए कि इनमें से प्रत्येक के वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या मायने हैं। पहला प्रश्न है, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। उद्धरण, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है। क्षमा की प्रकृति और इसके लिए आवश्यक शक्ति के बारे में एक प्रभावशाली कथन है। क्षमा करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है और जिसने हमारे साथ अन्याय किया है उसे क्षमा करने के लिए प्रायः महत्वपूर्ण शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उद्धरण का पहला भाग, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता, सुझाव देता है कि किसी को माफ़ करने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। क्रोध और नाराज़गी को दबाए रखना शक्तिशाली और नियंत्रण में महसूस करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह अंततः हमें नकारात्मक मानसिकता में फंसा देता है। इसके विपरीत क्षमा के लिए हमें अपनी भावनाओं का
सामना करना पड़ता है और उपचार तथा मेल मिलाप की दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है उद्धरण का दूसरा भाग। क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है। यह सुझाव देता है कि क्षमा उन लोगों की एक विशेषता है जो मजबूत और लचीले हैं। किसी को क्षमा करना दयालुता और करुणा के कार्य के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता होती है जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, और बदला लेने की हमारी इच्छा को छोड़ देना चाहिए। हम क्षमा के महत्व के बारे में देखेंगे। क्षमा के महत्व का एक और उदाहरण व्यक्तिगत संबंधों में देखा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अन्याय किया जाता है जिसकी वह परवाह करता है, तो उस चोट और विश्वासघात से उबरना मुश्किल हो सकता है। हालांकि क्षमा रिश्ते को सुधारने और विश्वास एवं सहानुभूति के आधार पर एक मजबूत बंधन बनाने का एक तरीका हो सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। उद्धरण कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते। क्षमा मजबूत का गुण है। क्षमा के महत्व और इसके लिए आवश्यक शक्ति पर प्रकाश डालता है। नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर उपचार और मेल मिलाप की तलाश करके हम सुदृढ़ संबंध स्थापित कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 का बीज देखते हैं। हमें बच्चे को आसानी से माफ़ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका क्या है? प्लेटो का यह उद्धरण इस विचार को बताता है कि बच्चों का अंधेरे से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि यह एक अज्ञात और संभावित खतरनाक वातावरण है। हालांकि यह एक त्रासदी है जब वयस्क ज्ञान, सच्चाई और समझ से डरते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए उनकी क्षमता को सीमित करता है। दूसरा पॉइंट है मुख्य भाग। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो इस विचार को स्पष्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सत्य की अज्ञानता। बहुत से लोग सत्य का सामना करने से डरते हैं, चाहे वह उनके बारे में हो या उनके आसपास की दुनिया के बारे में। उदाहरण, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व से इनकार कर सकते हैं क्योंकि यह उनके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देता है। यह उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह कुछ व्यक्ति अपनी खामियों या गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, जो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और सुधार करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट है परिवर्तन का डर। परिवर्तन का डर एक अन्य कारक है जो लोगों को ज्ञान और प्रगति की रोशनी अपनाने से रोक सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग पुरानी परंपराओं या मान्यताओं से चिपके रह सकते हैं जो अब प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है। इससे नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अपने जीवन और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। तीसरा पॉइंट है सीखने से इनकार। अंततः कुछ लोग नई चीज़ें सीखने से इनकार कर सकते हैं, चाहे वह कोई नया कौशल हो या कोई नया विचार। या विफलता के डर, आत्मविश्वास की कमी या इस विश्वास के कारण हो सकता है कि उन्हें वह सब कुछ पहले से ही पता है जो उन्हें जानना चाहिए। हालांकि यह मानसिकता व्यक्तियों को अपने ज्ञान का विस्तार करने और जीवन में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक सकती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। हालांकि अज्ञात या अपरिचित से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और प्रगति से बचने के लिए दुखद परिणाम हो सकते हैं। अपने डर का सामना करके और नए विचारों और अनुभवों को अपनाकर हम व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकते हैं और एक बेहतर समाज में योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम अपने भय पर काबू पाने का प्रयास करें तथा ज्ञान, सत्य और समझ के प्रकाश में कदम रखें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 है, केवल कानून का अनुपालन ही काफ़ी नहीं है। लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है,
क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए जहां कृत नैतिकता सही है परंतु वैध रूप से नहीं तथा कृत वैध रूप से सही है परंतु नैतिकता सही नहीं है। सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। एक सिविल सेवक के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए केवल कानून का अनुपालन ही पर्याप्त नहीं है, उनमें नैतिक मुद्दों के प्रति सुविकसित संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। नैतिकता का संबंध सही और गलत व्यवहार के सिद्धांतों से है, जबकि कानून का संबंध नियमों और विनियमों से है। एक सिविल सेवक जो केवल कानून के अनुपालन से संबंधित है, वह हमेशा जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर सकता है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। इसे कार्य का एक उदाहरण जो नैतिक रूप से सही है लेकिन कानूनी रूप से नहीं, भ्रष्टाचार की सूचना देना। विशल ब्लोइंग किसी संगठन द्वारा अवैध या अनैतिक व्यवहार को उजागर करने का कार्य है। हालांकि भ्रष्टाचार की सूचना देना नैतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह हमेशा कानूनी नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, कुछ मामलों में भ्रष्टाचार सूचकों विशल ब्लोअर को गोपनीयता समझौतों का उल्लंघन करने या व्यापार रहस्यों का उल्लंघन करने के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विशल ब्लोअर भ्रष्टाचार को उजागर करने और संगठनों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब हम अगला पॉइंट, हालांकि सकारात्मक कार्रवाई नीतियों जैसे कुछ मामलों में भेदभाव कानूनी हो सकता है, लेकिन यह नैतिक रूप से कभी भी सही नहीं है। भेदभाव से असमान अवसर पैदा हो सकते हैं और समाज के भीतर विभाजन की भावना पैदा हो सकती है, जिसके लंबे समय में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। एक सिविल सेवक में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए नैतिक मुद्दों के प्रति अच्छी तरह से विकसित संवेदनशीलता होनी चाहिए। हालांकि कानून का अनुपालन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। सिविल सेवकों को अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए और जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मुखबिरी और भेदभाव के उदाहरण नैतिक विचारों के साथ कानूनी अनुपालन को संतुलित करने के महत्व को दर्शाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्वसनीयता और सहनशक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले भूमिका पर चलें। सिविल सेवक वह व्यक्ति होते हैं जो जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षमताओं में सरकार के लिए काम करते हैं। ये सेवाएं कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास तक हो सकती है। यह सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है कि जनता की ज़रूरतें प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरी हों। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। दो महत्वपूर्ण गुण जो सिविल सेवकों में होने चाहिए वह हैं विश्वसनीयता और धैर्य। हम पहले विश्वसनीयता देखें। किसी भी रिश्ते की नींव और यह विशेष रूप से सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिकार और जिम्मेदारी के पदों पर हैं। जो सिविल सेवक भरोसेमंद होते हैं वह ईमानदार, सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष होते हैं। वह अपने कार्यों और निर्णयों में पारदर्शी हैं और व्यक्तिगत लाभ से अधिक जनता की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए भरोसेमंद सिविल सेवक आवश्यक है। अब हम सिविल सेवकों के लिए धैर्य एक और महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य का अर्थ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही काम करने का साहस रखना। जिन सिविल सेवकों में धैर्य होता है वे जनता की भलाई के हित में कठिन या अलोकप्रिय कार्य करने को तैयार रहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि सार्वजनिक सेवा में विश्वसनीयता और धैर्य कैसे प्रकट होते हैं। पहला पॉइंट है विश्वसनीयता। जो सिविल सेवक भरोसेमंद होते हैं वह अपने कार्यों और निर्णयों में पारदर्शी होते हैं। वह हितों के टकराव से बचते हैं और व्यक्तिगत लाभ से अधिक जनता के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।
उदाहरण के तौर पर एक सरकारी अधिकारी जो हितों के टकराव का खुलासा करता है और उन स्थितियों से बचता है जहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ हो सकता है, भरोसा प्रदर्शित करता है। इसी तरह एक पुलिस अधिकारी जो किसी साथी अधिकारी द्वारा कदाचार की रिपोर्ट करता है, यह दर्शाता है कि वह अपने सहयोगियों के प्रति वफादारी के बजाय कानून बनाए रखने के अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। अब हम धैर्य के बारे में। धैर्य, जिन सिविल सेवकों में धैर्य होता है वह जनता की भलाई के हित में कठिन या अलोकप्रिय कार्य करने को तैयार रहते हैं। वह शक्तिशाली हित समूहों के दबाव या प्रतिशोध के डर से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मेयर जो समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हानिकारक बिल को वीटो करने के लिए शक्तिशाली हित समूहों के दबाव के सामने खड़ा होता है, वह धैर्य दिखाता है। इसी तरह एक सिविल सेवक जो किसी भ्रष्ट वरिष्ठ या संस्था के खिलाफ बोलता है, वह जनता की सेवा करने के अपने कर्तव्य को निभाने में साहस और धैर्य प्रदर्शित करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक गुण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सिविल सेवक जनता की भलाई के लिए अपने कर्तव्य को कायम रखें और जिस जनता की वे सेवा करते हैं उनका विश्वास बनाए रखें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की समावेशी समृद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। सामाजिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों के बीच बहस वर्षों से जारी है, जबकि दोनों मूल्य महत्वपूर्ण हैं। प्राय यह धारणा होती है कि आर्थिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि किसी राष्ट्र के समावेशी विकास के संदर्भ में आर्थिक मूल्यों पर सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आर्थिक अवसरों और लाभों तक समान पहुंच प्राप्त हो। अब हम समावेशी विकास के तत्व के बारे में देखें। पहला, रोजगार सृजन। दूसरा पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र का विकास। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। और मुख्य भाग पर चलते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा। समावेशी विकास के लिए शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को बेहतर वेतन वाली नौकरियों तक पहुंचने और आर्थिक विकास में योगदान करने की अनुमति देता है। हालांकि शिक्षा को केवल कार्यबल के लिए कौशल प्राप्त करने जैसे आर्थिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसे आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और विविधता को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों में शिक्षा प्रणालियां समानता, सामाजिक सामंजस्य और विविधता जैसे सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर आर्थिक परिणाम और सामाजिक कल्याण होता है। अब हम स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। समावेशी विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने की अनुमति देती है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा को केवल दक्षता और लागत प्रभावशीलता जैसे आर्थिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसे समानता एवं करुणा जैसे सामाजिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के रूप में क्यूबा और कोस्टा रिका जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सार्वभौमिक पहुंच, सामुदायिक भागीदारी और निवारक देखभाल जैसे सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और सामाजिक कल्याण होता है। अब हम बुनियादी ढांचा के बारे में देखेंगे। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सड़क, पुल और सार्वजनिक परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। हालांकि बुनियादी ढांचे को केवल लागत प्रभावशीलता और दक्षता जैसे आर्थिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसे पहुंच और समावेशिता जैसे सामाजिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हम उदाहरण के कोपेनहेगन और एम्स्टर्डम जैसे शहरों में
बुनियादी ढांचे को साइकिल चलाने, पैदल चलाने और सार्वजनिक स्थानों जैसे सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर सामाजिक कल्याण और आर्थिक परिणाम मिलते हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। किसी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए सामाजिक मूल्य आवश्यक है, हालांकि आर्थिक मूल्य भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देने से बेहतर आर्थिक परिणाम और सामाजिक कल्याण हो सकता है। जो देश अपनी नीतियों और निवेशों में सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, उनमें अधिक न्यायसंगत और सतत विकास होता है, जिससे समाज के सभी सदस्यों को लाभ होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल में हुई कुछ प्रगतियां जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, मीडिया और न्यायिक सक्रियता इत्यादि सरकार के कार्यों में पहले से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सहायक साबित हो रही। फिर भी यह भी देखा जा रहा है कि कभी कभार इन साधनों का दुरुपयोग किया जाता है। एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह है कि अधिकारीगण अब शीघ्र निर्णय लेने से डरते हैं। इस स्थिति का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि इस द्विभाजन का हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। सुझाइए कि इन नकारात्मक प्रभावों को किस प्रकार न्यूनतमकृत किया जा सकता है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलें। अब हम पहले स्थिति का विश्लेषण देखेंगे। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की शुरुआत मीडिया सक्रियता और न्यायिक सक्रियता ने भारत में सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट है, हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां इन तंत्रों का दुरुपयोग किया गया है, जिससे अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ऐसा ही एक परिणाम संभावित प्रतिक्रिया या जांच के बारे में चिंताओं के कारण अधिकारियों के बीच त्वरित निर्णय लेने का भय है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। नकारात्मक प्रभाव। अब हम तंत्र का दुरुपयोग देखेंगे। उदाहरण के तौर कुछ मामलों में आरटीआई अधिनियम का उपयोग सरकारी अधिकारियों को कई तुच्छ और दोहराव वाले प्रश्नों से भरकर परेशान करने के लिए किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। अब हम आलोचनात्मक विश्लेषण। जबकि आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, इसके दुरुपयोग को रोकने और इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अब हम नतीजों के डर के बारे में देखें। पहला उदाहरण है, मीडिया और न्यायिक सक्रियता के कारण अधिकारी प्रतिकूल सार्वजनिक जांच, कानूनी चुनौतियों या नकारात्मक मीडिया कवरेज के भय से त्वरित निर्णय लेने में संकोच कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, गंभीर विश्लेषण। हालांकि जवाबदेही महत्वपूर्ण है, परिणामों का अत्यधिक भय समय पर निर्णय लेने में बाधा डाल सकता है और कुशल प्रशासन को प्रभावित कर सकता है। अब हम विरोधाभास और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सुझाए गए समाधान के बारे में देखेंगे। अब तंत्र सुदृढ़ीकरण। आरटीआई अनुरोधों के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि वे प्रासंगिक हैं और अधिकारियों पर अत्यधिक और दोहराव वाले प्रश्नों का बोझ न डालें। अब हम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के बारे में देखेंगे। मीडिया और न्यायिक सक्रियता पर अधिकारियों को प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान कीजिए, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिले। अब हम जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दें। सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण और स्पष्ट संचार चैनलों के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर निर्णय लेने की संस्कृति को प्रोत्साहित कीजिए। अगला पॉइंट है, संतुलित मीडिया कवरेज। जिम्मेदार और संतुलित पत्रकारिता को प्रोत्साहित कीजिए, जो सरकारी कामकाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर करती है और अधिक रचनात्मक और जानकारीपूर्ण सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक सहायता को सुदृढ़ बनाना।
बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त कार्यभार और चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त प्रशासनिक सहायता प्रदान कीजिए। क्योंकि ये हम आपको विस्तार से समझें, क्योंकि इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है, इसीलिए आप पहले प्रश्न के उत्तर को पढ़िए, उसके बाद अपने अनुसार इस प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट लिखिए 150 शब्दों में। हम चलिए निष्कर्ष पर चलते हैं। जबकि पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र सुशासन के लिए आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वह त्वरित निर्णय लेने में बाधा न डालें या नकारात्मक प्रभाव न डालें। इन प्रतिस्पर्धा प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाकर और इन तंत्रों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देकर हम अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल कर सकते हैं, साथ ही त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी शासन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों की अपनी कार्य के प्रति प्रदर्शित 2 अलग अलग प्रकारों की आवृत्तियों की पहचान अधिकारी तंत्रीय आवृत्ति और लोकतांत्रिक आवृत्ति के रूप में की गई है। पहला पॉइंट है, इन 2 पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुणों अवगुणों को बताइए। दूसरा पॉइंट है, अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है। अब इन दोनों के हिसाब से हमें उत्तर देना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। लोक प्रशासन के कामकाज और परिणामों को आकार देने में सिविल सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही अपने कार्य के प्रति जो आवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रशासनिक तंत्र की प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एवं सिविल सेवकों के बीच सामान्य तौर पर देखे जाने वाले 2 विपरीत दृष्टिकोण नौकरशाही आवृत्ति और लोकतांत्रिक आवृत्ति हैं। हम मुख्य भाग पर चलते हैं। 2 पदों के बीच अंतर। नौकरशाही आवृत्ति की विशेषता नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना और पदानुक्रम और औपचारिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आवृत्ति निर्णय लेने में स्थिरता और पूर्वानुमेयता को जन्म दे सकता है, लेकिन बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में कठोरता और लचीलेपन की कमी भी पैदा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी ओर लोकतांत्रिक आवृत्ति की विशेषता सार्वजनिक सेवा और नागरिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आवृत्ति समस्या समाधान में नवीनता और रचनात्मकता को जन्म दे सकता है, लेकिन जवाबदेही की कमी और लोक लुभावनवाद की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकता है। नौकरशाही आवृत्ति के गुणों में निर्णय लेने में स्थिरता, पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता शामिल है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या प्राथमिकताओं के बजाय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो। हालांकि इस अभिवृत्ति के अवगुणों में अनम्यता और बदलती परिस्थितियों और उभरती ज़रूरतों के प्रति प्रतिक्रिया की कमी शामिल है। अब हम बेहतर प्रशासन के लिए संतुलन। निश्चित ही हमारे देश के तीव्र विकास हेतु एक बेहतर प्रशासन बनाने के लिए दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित करना संभव है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो दोनों दृष्टिकोणों के गुणों को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि सिविल सेवक नागरिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हैं, साथ ही निर्णय लेने में स्थिरता, पूर्वानुमान और निष्पक्षता भी सुनिश्चित करते हैं। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए सिविल सेवकों को निर्णय लेने के लिए नौकरशाही और लोकतांत्रिक दोनों दृष्टिकोणों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कब नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना है और कब नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति नवीन और उत्तरदायी होना है। उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, साथ ही नागरिकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना चाहिए।
हम निष्कर्ष पर चलते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण जो नौकरशाही और लोकतांत्रिक दोनों दृष्टिकोणों के गुणों को जोड़ता है, हमारे देश के तीव्र विकास के लिए एक बेहतर प्रशासन बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण, जवाबदेही और एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता होती है, जो सिविल सेवकों को नागरिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होने के लिए ज़रूरी है।